William Shakespeare, in his historic novel Romeo and Juliet, says, "What's in a name?" He was referring to rose, कि अगर रोज को हम लोग किसी और नाम से भी बुलाते हैं तो वो महकना बंद नहीं करता है। बट आई डिसएग्री, नाम में तो एक्चुअली बहुत कुछ रखा है। और आज हम ऐसी ही एक सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम चेंज किया है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दी स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम IAS। मेरा नाम प्रज्ञा है। तो सबसे पहले अपने इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे न्यूज, फिर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पोर्ट ब्लेयर, फिर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि कैसे अगर किसी सिटी का नाम चेंज करना है या स्टेट का नाम चेंज करना है तो बेसिकली क्या प्रोविजंस है। एंड लास्टली विल डिस्कस a previous practice question which I asked you in my previous session and the practice question for our today's session। तो न्यूज ये है कि पोर्ट ब्लेयर अब पोर्ट ब्लेयर नहीं कहलाएगा, वो अब कहलाएगा श्री विजयपुरम। और इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया। इनफैक्ट 13 सितंबर को एक ट्वीट आता है हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह का, नोटिफाइंग दिस नेम चेंज। तो इंडिया में क्या होता है, नामकरण संस्कार होता है जिसमें आपका नाम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, आपके पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है। इट क्रिएट्स योर आइडेंटिटी, इट स्टैब्लिशेस योर आइडेंटिटी एंड इट फॉलोज यू टू डेथ, यानी डेथ के बाद भी वो आपको फॉलो करता है। इसीलिए किसी भी सिटी का नाम चेंज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इंडिया अब क्या कर रहा है, इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स नेशनल प्राइड फ्रॉम इट्स कॉलोनियल हिस्ट्री। हम लोग अब दुनिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया का पास्ट जो था वो कितना ज्यादा ग्लोरियस था बिफोर ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस। तो ये कल का ट्वीट है हमारे होम मिनिस्टर का जिसमें इन्होंने भी यही कहा है, द इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी to free the nation from the colonial imprints. Today we have decided to rename Port Blair as Shri Vijayapuram. So definitely it is a sense of pride that we are trying to instill because Port Blair बहुत ज़्यादा important था historically. So अब हम लोग पहले देखते हैं, इससे पहले हम लोग ये समझे कि क्यों important था। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर क्यों पड़ा। तो अगर आप इस वर्ड पे नजर डालोगे, दैट इज पोर्ट प्लस ब्लेयर, पोर्ट प्लस ब्लेयर। तो पोर्ट का मतलब हम लोग को क्लियर है। पोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे शिप्स जो है वो रेस्ट करती हैं, वो अपना कार्गो और पैसेंजर्स लोड या फिर अनलोड करती हैं। तो पोर्ट से उठा लिया गया, मतलब पोर्ट इज मीनिंग यही है, एक पोर्ट एक ऐसी जगह जहां शिप्स जो है वो लोड अनलोड करती हैं। तो पोर्ट का तो मतलब सिंपल है यहाँ पे। फिर ब्लेयर, ये कौन थे, ही वॉज द फर्स्ट ऑफिसर who carried a thorough survey of Andaman and Nicobar Islands। तो इन्हीं के मेमोरी में, इन्हीं के इस एक्सपेडिशन को सिग्निफाई करने के लिए पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर था, ठीक है। फिर 1771 में जब इन्होंने बॉम्बे मरीन्स जो है वो ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये एक्सपेडिशन पे निकल गए थे इंडिया, ईरान और अरेबिया के। बाय 1780s इन्होंने बहुत सारी अदर एक्सपेडिशंस में पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जाम्पल शागो आर्किपेलेगो, फॉर एग्जाम्पल डायमंड हार्बर। तो इन सारे एक्सपेडिशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर दिसंबर 1778 में ये निकले अपने फर्स्ट एक्सपेडिशन पे फ्रॉम कैलकाटा टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड इनके पास उस टाइम पे 2 शिप्स थी, तो उन 2 शिप्स को लेके ये अपने फर्स्ट एक्सपेडिशन पे निकलते हैं। द एक्सपेडिशन कंटिन्यूड अंटिल अप्रैल 1779। ब्लेयर नेविगेटेड अराउंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ द आइलैंड एंड देन सेल्ड नॉर्थ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। एंड इसी तरह ये डिस्कवर करते हैं एक नेचुरल हार्बर सिटी जो पोर्ट ब्लेयर था। तो इन्होंने पोर्ट ब्लेयर का ओरिजिनल नाम पोर्ट ब्लेयर नहीं रखा था, इन्होंने इसका नाम रखा था पोर्ट कॉर्नवालिस इन द मेमोरी ऑफ टू आइडेंटिफाई एंड टू सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जिनको हम लोग जानते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री में। बाद में जब EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी अबाउट हिज एक्सपेडिशन, अबाउट हिज डिस्कवरी ऑफ अ नेचुरल हार्बर सिटी, तो EIC ऑफिशियल्स को ये रिपोर्ट जो है वो बहुत पसंद आई। सो दे नेम्ड द सिटी एज पोर्ट ब्लेयर टू सिग्निफाई दिस इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन।
Soon after, the EIC decided to colonize the islands, mainly to establish as a safe harbor from which it could check the activities of the Malay pirates. तो इनकी एक्टिविटीज पे चेक रखने के लिए कोलोनाइज किया. उसके बाद ये जो नेचुरल हार्बर सिटी थी वो होम थी शिपव्रेक्ड पीपल की, वेयर दे कुड रेस्ट एंड प्रिपेयर देमसेल्व्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ हॉस्टिलिटीज. बाद में ये पीनल कॉलोनी जैसे तब्दील कर दी गई. ठीक है, यहाँ पे जो भी कन्विक्ट्स थे उनको अनपेड लेबर सर्व करने के लिए भेजा गया था. तो आप पूछेंगे कि मैम आखिर ये पीनल कॉलोनी का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे. तो देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था तब बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके कन्विक्ट करके यहाँ पे भेज दिया गया था. तो ये जो है पीनल कॉलोनी और ज़्यादा सिग्निफाई होने लगी. फिर बाद में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट साइड बनाया पीनल कॉलोनी को, बट वहाँ सक्सेसफुल नहीं रहा तो उसको बंद करना पड़ा. फिर 1906 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा पीक पे था. तो यहाँ पे सेंट्रल जेल बनाया गया एंड इवॉल्व की गई काले पानी की सज़ा, जो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं अपने हिस्ट्री में, जहाँ फ्रीडम फाइटर्स को बंद कर दिया गया जाता था उस जेल में ले जाके, बिना खाना बिना पानी के. और इसमें एक बहुत फेमस नाम वीर सावरकर आपको सुनाई देता होगा, जिनको भी काले पानी की सज़ा दी गई थी. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ दिस natural harbor city turned into a penal colony. So what was Port Blair's connection with the imperial Cholas and Sri Vijay? तो Port Blair has a historical significance. Chola kingdom जो था that is was the most prosperous kingdom of South India. उसका strategic naval base था Port Blair. ठीक है, तो it was used as a strategic naval base by the 11th century Chola emperor Rajendra I for an attack on Sri Vijay located in present day Indonesia. तो चोला किंगडम हम लोग पढ़ते हैं जब हिस्ट्री में तो देखते हैं कि हाँ वो एक्सपैंड भी कर रहा था, वो अपने इम्प्रिंट्स आउटसाइड इंडिया भी छोड़ना चाहता था. एंड दैट इज वाई श्रीलंका में भी आपको उसके इम्प्रिंट्स देखने मिलेंगे और मॉडर्न डे इंडोनेशिया में भी उसके इम्प्रिंट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे. तो फॉर एक्सपेंशन पर्पसेज एंड टू कास्ट इट्स इम्प्रिंट्स आउटसाइड इंडिया ये लोग पोर्ट ब्लेयर को एज अ स्ट्रैटेजिक नेवल बेस यूज करते थे. एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, दो आई डोंट हैव एनी प्रूफ बट दिस इज अ कंट्रोवर्सी थ्योरी कि इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाई करने आ रहा था. तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसकी खबर लगती है एंड वो जाते हैं और नेशनल फ्लैग वहाँ पे अनफ्लर कर देते हैं. तो इस चलते अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑक्यूपाई नहीं हो पाया एंड इट बिकेम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इंडिया के लिए इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये स्टेट ऑफ मलाक्का के पास है और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इंडिया का बहुत बड़ा चोक पॉइंट है अगेंस्ट चाइनीज एक्टिविटीज़. तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो एन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 1050 CE फाउंड दैट थांजावुर सजेस्ट that the Cholas referred to island as Ma Nakavaram land, meaning great open or naked land, and this term is believed to have influenced the modern name of Nicobar which was adopted by the British. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली टू चेक चाइनाज एक्टिविटीज़ इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास है तो इंडिया का बहुत बड़ा चोक पॉइंट है जैसे मैंने समझाया अगेंस्ट चाइनीज एक्टिविटीज़. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 आइलैंड्स का नाम यहाँ पे चेंज किया था, रॉस आइलैंड, नील आइलैंड एंड हैवेलॉक आइलैंड. तो ये 3 नाम जो बदले हुए नाम है, न्यू नेम्स, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है. With this we come to a conclusion of our today's discussion. हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. तो बेसिकली अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है तो दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, आर्टिकल 3 एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट. बट अगर किसी सिटी का नाम बदलना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है.
तो लैंड क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल लॉज में, जैसे बहुत सारे स्टेट में रेवेन्यू कोड्स में, बहुत सारे स्टेट में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स में इसका प्रोसेस डिटेल में बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की 1953 की गाइडलाइंस है इस रिगार्डिंग, जिसको बार बार वो रिआइटरेट करती रहती हैं कि फॉलो करो, बट इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कोई सिटी अपने हिस्टोरिकल नेम को वापस लेना चाहती है तो वो आराम से पार्लियामेंट को कह सकती है कि हाँ इस सिटी का ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है तो प्लीज चेंज द नेम। जैसे पटना का भी बात हो रहा था कि पाटलिपुत्र रख देते हैं नाम, ठीक है, ऐसे ही हैदराबाद के बारे में भी बात हो रही थी कि भाग्यनगर रख देते हैं नाम। और ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं जिनके नेम चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद प्रयागराज कहलाने लगा है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट को हम अयोध्या कहने लगे हैं, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर कहने लगे हैं, उस्मानाबाद को धराशेव कहने लगे हैं, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर कहने लगे हैं, होशंगाबाद को नर्मदापुरम, देन हबीबगंज रेलवे स्टेशन को हम लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहने लगे हैं, खिजराबाद को प्रताप नगर एंड मियाँ का बड़ा को महेश नगर हॉल्ट कहने लगे। इनफैक्ट जब गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम रखा गया था तो बहुत सारे मीम्स हमें देखने के लिए मिले थे कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नेम चेंज नहीं किया जाता है, विम्स एंड फैंसीज पे नहीं किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स डीकोलोनाइजेशन। भारत को हमें कॉलोनियल माइंडसेट से आज़ाद करना है, इंटरनेशनली अपना ग्लोरियस पास्ट बताना है, लोगों को ये एहसास दिलाना है कि डैट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया की ग्लोरी के पार्ट है, ठीक है। बट ऐसे ही आप किसी सिटी का नाम नहीं चेंज कर सकते हो एंड पार्लियामेंट की अप्रूवल लगती है जब स्टेट गवर्नमेंट नाम चेंज करना चाहता है। स्पेशली जब वेस्ट बंगाल ने कहा था कि बांग्ला कर दो तो उस टाइम पे पार्लियामेंट ने मना कर दिया था और कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट मना कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 3 विच डील्स विद द नेम चेंजिंग ऑफ स्टेट्स। अभी तक हम लोग नेम चेंज ऑफ सिटी की बात कर रहे थे। So basically Article 3 provides for the formation of new states and the alteration of areas, boundaries or names of existing states. The procedure of renaming the state can be initiated by either the parliament or the स्टेट लेजिस्लेचर। जहां स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट करती है, पार्लियामेंट का अप्रूवल इज मैंडेटरी, कंपल्सरी, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है कि हाँ बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप लोग नेम चेंज प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अ प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन that I asked you in my previous session. So the main advantages of the parliamentary form of government is that, and this is a PYQ that was asked in the year 2017, the executive and legislature work independently. It provides continuity of policy and is more efficient. The executive remains responsible to the legislature. The head of the government cannot be changed without election. तो इसका सही आंसर है 3. The executive remains responsible to the legislature is the main advantage of the पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स दिखती है जहां पे तीनों ऑर्गन अलग अलग ये करती है, बट हाँ यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया में हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं एंड ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन आवर इंडियन पॉलिटी क्लास। सो स्टे ट्यून्ड फॉर योर फ्री क्लास एट 5 PM एवरी डे। नाउ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के सेशन का जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडियन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट? 2015 में ये पूछा जा चुका था। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके पहुंचाएं एंड स्टे ट्यून विथ अस एवरी डे, स्पेशली विथ मी फॉर योर इंडियन पॉलिटी GS फाउंडेशन क्लास एवरी डे एट 5 PM. थैंक यू सो मच गाइज।